हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम हिंदी साहित्य के इतिहास को कैसे पढ़ना है इसके बारे में जानेंगे। इससे संबंधी जो भी वीडियोस हैं वो आपको दूसरे जो क्लासेस हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो मैं समझता हूँ कि इसको पहले से देखना थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं पेज टू पेज तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन बताऊँगा कि पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अमेज़ॉन पर जाना है और आपको हिंदी साहित्य का इतिहास करके आप टाइप करेंगे तो आपको एक बुक आएगा। ठीक है, जो सिंपल बुक होता है 150 का, ठीक है, वही लीजिएगा, क्योंकि उसी में पेज का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो 150 या 200 वाला होता है, उसी को लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस प्रकार से इसको अच्छे से जो कवर है वो लगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कवर मैंने लगवाया है। ठीक है, नहीं तो पूरा अभी फट गया था। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और अब यहाँ से प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले तो इसको यहाँ से प्रारंभ करना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो भूमिका लिखा गया है तो वहीं से प्रारंभ कीजिए। जो प्रथम संस्करण है उसके बारे में भूमिका है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक है जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो कहते हैं कि हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर जी ने, तो इस प्रकार से पहले के जो साहित्य इतिहास लिखे गए हैं इनसे पहले उनका विवरण यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम है उसके 1 महीने पहले आप इसको पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको थोड़ा 3 या 4 महीना पहले से ही इस बुक को लेना है, इस बुक को रोज़ आपको देखना होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप आगे जाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से देखिए। अब क्वेश्चन कैसा बनता है ये भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन है, सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ठीक है, यह वाक्य किसने कहा, इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, अभी तो हम ये बुक में हैं तो हमको पता है कि ये वाक्य जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक है, तब उतना मतलब ध्यान नहीं रहता है यदि आप बुक नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो उतना ध्यान नहीं आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि इसको किसने कहा था। और इस बुक में से ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने देव के कितने ग्रंथों को गिनाया है। ठीक है, तो वो वैसा भी क्वेश्चन बनता है। फिर जो नंददास जी हैं उनके निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखा गया रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बुक जो है हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको पूरा पढ़ना ही अच्छा रहेगा। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको रिपीट करके पढ़ना अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको 2 या 3 बार आप रिपीट करके देखेंगे तो अच्छा रहता है, लेकिन पहले पूरा बुक पढ़ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो लगता है कि आपको इम्पॉर्टेंट लाइन है तो उसको आप थोड़ा एक कोई पेन लेके उसको अंडरलाइन कर लेंगे तो अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे चलते हुए ये बता रहे हैं कि पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। तो ये यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी हमको बता रहे हैं कि उन्होंने जो नामकरण है काल का, काल विभाजन का, उसका बेसिस क्या रखा है, उसको कौन से बेसिस पर उन्होंने काल विभाजन किया, इसका वो
थोड़ा हमको परिचय दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आदिकाल को ही लीजिए या वीरगाथा काल को लीजिए, तो उस समय जो वीरगाथात्मक रचनाएं विशेष रूप से प्रचलित हुई, उसके बेसिस पर उसको वीरगाथा काल कहा गया। फिर भी अन्य रचनाएं भी हैं, लेकिन वो कम है, ठीक है, या प्रसिद्ध नहीं हुई, इसलिए उसको वीरगाथा काल कहा गया। ऐसा तो ये बेसिस रहा, ठीक। तो वहीं यहाँ पर देखिए, आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा की, ठीक है। अपभ्रंश और देश भाषा दोनों एक ही है, लेकिन देश भाषा जो है वो अधिक रूप से बोलचाल की भाषा है, इसको रचनाओं में प्रयोग कम किया गया, ठीक है। जबकि अपभ्रंश जो है वो रचनाओं में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो देश भाषा भी अपभ्रंश ही है, लेकिन बोलचाल की भाषा है, ठीक है। बोलचाल की अपभ्रंश भाषा को देश भाषा कहा गया, ठीक है। तो ये एक बात है। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैन के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अन्य विषयों पर अधिक लिखे गए थे पुस्तक, इस कारण से उस काल के नामकरण में समस्या आ रही थी, ठीक है। इसको ये साहित्यिक पुस्तकें मानते हैं वीरगाथा काल के, ठीक है। विजयपाल रासो, हामिर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये दोनों ही पुस्तकें विद्यापति से लिखी गई हैं। कीर्ति लता, कीर्ति पताका जो है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं यहीं तक, ठीक है। थोड़ा मतलब आपको पूरा पढ़ना होता है, ये मैं उतना डिटेल में तो नहीं गया, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।